नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि गोदसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट वोटों की गिनती 32 चरणों में घोसी उपचुनाव की काउंटिंग होनी है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए से हो रही है निगरानी, रखी जा रही है पैनी नजर। मतगणना स्थल पर 14 टेबल बनाए गए हैं। मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। काउंटिंग के लिए 19 मतगणना टीमों का चयन किया गया है। बता दें कि काउंटिंग स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उप निरीक्षक की तैनाती की गई है। 600 आरक्षी, 2 कंपनी PAC, 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स। मतगणना स्थल में जाने से पहले मेटल डिटेक्टर से जांच हो रही है। बीजेपी सपा प्रत्याशी की भाग्य का अब फैसला होने जा रहा है। सपा बीजेपी प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला है इस बार। दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह में सीधी टक्कर इस बार देखने को मिल रही है। बाहरी वर्सेस अंदर की इस बार की लड़ाई है और ये जो टेस्ट है वो लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब से हुआ उसके बाद से ये पहली मतगणना है और पहली वोटिंग है, तो सबकी नजर जो है इसी पे बनी हुई है। अब देखना होगा कि क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है। सुबह 8 बजे से ही सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है और ऐसे में 32 राउंड ये काउंटिंग होने जा रही है। सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है। और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव की भी मतगणना शुरू हो चुकी है। 14 टेबलों पर 13 राउंड में होगी वोटों की गिनती। 9 टेबलों में पोस्टल बैलेट PBS से मतगणना होगी। निर्वाचन प्रेक्षक राजेश कुमार की उपस्थिति में मतगणना हो रही है। तो बता दें कि आज जितने भी उपचुनाव हुए हैं सब पे मतगणना हो रही है। 7 उपचुनाव पे ये मतगणना हो रही है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला बागेश्वर में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पार्वती दास और प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से बसंत कुमार उम्मीदवार मैदान में इस वक्त खड़े हैं और आज काउंटिंग होनी है। शाम तक रिजल्ट आ जाएंगे कि किसकी जीत हुई है और किसको हार का सामना करना पड़ रहा है। और 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन के बाद लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। तो जब जब गोरखपुर जाते हैं तब तक जनता दरबार उनकी तरफ से लगाया जाता है। 2 दिवसीय गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजन और दर्शन करेंगे, इसके बाद वो जनता दरबार भी लगाएंगे। एक बार फिर से जनता दरबार लगा सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जब जब वो पहुंचते हैं तब तब उनकी तरफ से फरियादियों की फरियाद सुनी जाती है और एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गोरखपुर जब पहुंचे हैं तो जनता दरबार सीएम योगी आदित्यनाथ लगा सकते हैं। पूजन अर्चन भी करेंगे गोरखनाथ मंदिर में। और सनातन विरोधियों पर गरजे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जिसने चुनौती दी वो मिट गया। सीएम ने साफ तौर पे कह दिया है ये सत्ता परजीवी सनातन को क्या मिटा पाएंगे। उदयनिधि के बयान पर सीएम योगी का पलटवार सामने आया है। अब बता दें कि सनातन विरोधियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे हैं। उन्होंने कहा है कि जिसने चुनौती दी है वो मिट गया है। तो उदयनिधि जो कि मंत्री है उनका ये बयान निकल के सामने आया था। उसके बाद से अब देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा ये सत्ता परजीवी सनातन को क्या मिटा पाएंगे। तो उदयनिधि के बयान पर पलटवार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का ये पूरा मामला है। मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। एएसआई सर्वे की सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। परिसर में एएसआई सर्वे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई होने जा रही है। सर्वे की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए 8 हफ्ते का मांगा था समय और 2 सितंबर को कोर्ट में दाखिल करनी थी सर्वे की रिपोर्ट। मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर भी होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे निलंबन करने का लगाया था आरोप। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां इस पूरे मामले पे आज एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। पिछले दिनों देखा था किस तरीके से सर्वे लगातार जारी है। 2 बजे सुनवाई होगी एएसआई सर्वे को लेकर। मामले में आज जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का ये पूरा मामला है और बढ़ाने की मांग पर जो एएसआई सर्वे हो रहा है उसकी
तारीख जो है और बढ़ाने की मांग पर आज सुनवाई होने जा रही है दोपहर 2 बजे। और आए दिन सनातन धर्म पर उठ रहे विवादित बयानों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और दुनिया कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मना रही। मैं सभी देशवासियों को और कृष्ण भक्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यह भी कामना करता हूं कि इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं का अहंकार और घमंड थोड़ा कम कर दे, इनकी सोच में थोड़ा सुधार कर दे, थोड़ी सद्बुद्धि दे दे, क्योंकि इनका अहंकार और घमंड इनको इतने निचले स्तर के बयान देने पर मजबूर करता है कि वो सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, हिंदुओं को अपमानित करते हैं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं इन सभी घमंडिया गठबंधन के नेताओं को कि सोच को रखे मुगल आकर चले गए, अंग्रेज आकर चले गए, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। और श्रीमान राहुल गांधी जी की नफरत की दुकान में जो नफरती सामान है वो एक घमंडिया गठबंधन के नेता बेच रहे हैं। एक के बाद दूसरा हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि श्रीमान राहुल गांधी कहां सो रहे हैं? जागिए राहुल जी, ये नफरत का बाजार जो आप फैला रहे हैं, देश से माफी मांगने का समय आया है। आप देश को बताइए, क्या इनके बयानों से आप सहमत हैं? क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं? क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? क्या ये हेट स्पीच नहीं? अगर है तो क्या घमंडिया गठबंधन के नेताओं को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? और कांग्रेस का हाथ इस नफरती नेताओं के साथ क्यों? आपकी चुप्पी, आपका मौन ये दिखाता है कि राजनीति आपको ज्यादा प्यारी है और हिंदुओं का अपमान करने की लगातार प्रयास जारी है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सियासत भी दिलचस्प है, हर मोड़ पर रंग बदलती है। यूपी में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसको लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी जहां इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरकर ये सब कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत और इंडिया वाली बहस में क्या समाजवादी पार्टी फंस गई है? क्या अखिलेश के लिए समर्थन और विरोध करना एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसा है? ये सवाल क्यों, तो वो आगे आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आखिरकार सियासी माजरा है क्या, वो समझिए। क्योंकि सपा के लिए भी बीजेपी का विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मगर उससे पहले अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पोस्ट करते हुए बीजेपी को अपने नाम से अंग्रेजी भाषा के शब्द पार्टी को निकालकर दल किए जाने की सलाह दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि वैसे तो भाषाओं का मिलन और परंपरा प्रयोग बड़ी सोच के लोगों के बीच मानवता और सौहार्द के विकास के प्रतीक माना जाता है। फिर भी अगर संकीर्ण सोच वाली भाजपा और उसकी सगी साथी किसी भाषा के शब्द को गुलामी का प्रतीक मानकर बदलना ही चाहते हैं, तब तो सबसे पहले भाजपा को भी अपना एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी का शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजद कर देना चाहिए। मगर क्या अखिलेश के लिए विरोध का झंडा बुलंद रख पाना आसान होगा? तो क्यों, अब वो भी समझिए। दरअसल देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसे लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। बीजेपी जहां इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरकर ये सब कर रही है। दोनों तरफ से इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए इसका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में सपा बुरी तरह से फंस गई है। इस पूरे विवाद में सपा इसलिए फंस गई है क्योंकि देश का नाम भारत करने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी की थी। जी, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे
मुलायम सिंह यादव भी चाहते थे कि देश को भारत के नाम से ही जाना जाए। साल था 2004, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव यूपी विधानसभा में भी रखा था कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को लिखा है, उसे संशोधित करके भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। ये प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो गया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव देश का नाम नहीं बदल पाए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मगर अब समाजवादी पार्टी की मुश्किल ये है कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है और अब बीजेपी ऐसा करने की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी का विरोध करना अखिलेश यादव की मजबूरी बन गया है। सपा ना तो खुलकर इसका विरोध कर पा रही है और ना ही इसका समर्थन। सपा बस यही कह रही है कि जब मुलायम सिंह यादव इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, तब तो बीजेपी ने ही इसका समर्थन करने की बजाय विरोध किया था। वहीं यूपी की आवाम भी इंडिया और भारत की बहस में अपनी राय रख रही है। देखिए, मेरे को तो लगता है इंडिया, ठीक है। उसका रीजन ये है, हम जैसे आज यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन को थोड़ा भारत बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग इंडिया थोड़ा बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने आप को भारतवासी बोलते हैं, इसलिए इंडिया का नाम मेरे हिसाब से भारत होना चाहिए। मेरे को इंडिया का नाम भारत बहुत पसंद है। भारत की जय हो, जय हिंद। भारत में अपनापन लगता है, भारत ही होना चाहिए हमारा। कि हिंदुस्तान का नाम इंडिया ही ठीक है। भारत नाम बदलना, चेंज करना, कहाँ ये सरकार नाम बदलेगी इसका? हर जगह हमारा इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया ही रहने देना चाहिए इसको। डेफिनेटली एक भारतीय होने के नाते भारत नाम ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भारत नाम से एक दिल में जो एक फीलिंग आती है, एक जो एहसास दिल में जाते हैं भारत के नाम से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। भारत वर्ष हमारे देश का नाम था, है और रहेगा। ये अंग्रेजों की और कांग्रेसियों की चाल थी, जिसको इंडिया और इंडियन के नाम से प्रचारित किया गया। तो जो भी नाम किया नहीं जा रहा, भारत था, भारतवर्ष से, ठीक है ना। हमारे संस्कृत और विद्वानों और वेदों से, जब आर्यावर्त से लगा के सतयुग द्वापर के बाद जब भी हमारे देश का सिस्टम बना, भारतवर्ष था, है और रहेगा। वैसे तो राजधानी दिल्ली में G20 के आयोजन की तैयारी जोरों शोरों पर है। इसी दौरान सामने आए राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होना अब नए बवाल को हवा दे रहा है। शानी राजनीति तेज है। पूरा विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है। वैसे तो मायावती भी बकायदा इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर वार करते हुए ये कह चुकी हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहा है और बकायदा मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर दखल देने की अपील तक की। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देश का नाम बदले जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी को अपना नाम बदलने की सलाह भले ही दे दी है, मगर इतना जरूर है कि उन्हें ये भी बताना चाहिए, जब उनके पिता और सपा के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी अगर भारत नाम की तमन्ना रखते थे, तो फिर उन्हें भारत नाम से दिक्कत क्यों है? क्या ये सिर्फ सियासत की मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और 9 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में पेश होना है और 9 सितंबर को ही G20 को लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डिनर भी शामिल होना है। राष्ट्रपति की तरफ से हेमंत सोरेन को न्योता भेजा गया है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि न्यूज़ वालों से पूछो, उनको पता होगा, अभी मेरे पास और काम है। एक दिन ईडी दफ्तर में पेश होना है और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए डिनर में। इसको लेकर हेमंत के मन में दुविधा है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ ईडी ने बुलाया है और दूसरी तरफ G20 से सीएम हेमंत को न्योता आया है। तो ऐसे में सवाल ये कि सीएम हेमंत सोरेन 9 सितंबर को ईडी के दफ्तर जाएंगे या फिर G20 में शिरकत करने के लिए दिल्ली कूच करेंगे। जी, यही सवाल जब पत्रकारों ने सीएम साहब से पूछा, तो हेमंत सोरेन ने भी इस सवाल के जवाब से कैसे किनारा किया, आप खुद ही देख लीजिए। 9 तारीख को सुनना तीसरा सम्मान आपको आया है, क्या करेंगे उसमें? अरे इस विषय पर तो बाकी लोग जो आप लोग न्यूज सप्लाई कर रहे हैं उन लोग से पूछे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सीएम ने नहीं बताया कि वो ईडी कार्यालय
जाएंगे या फिर नहीं? सवाल का जवाब देने की बजाय वो किनारा कर गए। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 9 सितंबर को डिनर में शामिल होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी न्योता मिला है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे, इसके पूरे आसार हैं। वैसे तो इससे पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है, ये कहते हुए कि ईडी को उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। बकायदा कोर्ट की चौखट पर पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के संबंध को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए पूछताछ के लिए जारी किए गए सम्मन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। वैसे भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हेमंत सोरेन इन दिनों हर मंच से खुद की बेगुनाही के सबूत दे रहे हैं, मगर सवाल ये कि वो फिर ईडी के दफ्तर जाने से क्यों डर रहे हैं? बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देना भ्रष्टाचार है क्या? आज दिव्यांग महिलाओं को पेंशन, यूनिवर्सल पेंशन कानून लाना भ्रष्टाचार है क्या? आज हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फूले योजना से अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प अहंकार है क्या? आज हजारों वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकालना भ्रष्टाचार है क्या? आज अपने नौजवान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ने देने का मार्ग प्रशस्त करना भ्रष्टाचार है? अगर ये भ्रष्टाचार है तो वर्तमान सरकार ये भ्रष्टाचार हर बार करेगी, हर साल करेगी और हर दिन करेगी। वैसे आपको बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाले मामले में सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को सम्मन जारी किया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने सम्मन को असंवैधानिक और दुर्भाग्यपूर्ण से प्रेरित बताया था और सम्मन वापस करने के लिए कहा था। इसके बाद ईडी ने फिर दूसरी बार सम्मन भेजकर 24 अगस्त को रांची के ईडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा। इसके बाद भी हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, मगर एक बार फिर से तीसरी बार हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए ईडी ने 9 सितंबर का न्योता भेजा हुआ है, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। यानी साफ है कि लड़ाई सियासी है। ऐसे में सियासत के खेल में झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर सियासी पारा भी हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि जो व्यक्ति ऐसी बयानबाजी कर रहा है, पहले उससे पूछा जाए कि क्या उनके माता और पिता पूर्वज सनातन नहीं थे। इस दौरान उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए विवादित टिप्पणी के बाद प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने तलक लहजे से कहा है कि जो हमारे सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना कहता है, वो खुद ही डेंगू, मलेरिया और कोरोना की औलाद है। तो उदयनिधि ने ये विवादित बयान दिया है और ऐसे में अब पूरे देश में उनके लिए आक्रोश भरा हुआ है। और ऐसे में देखिए जगह जगह से प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से पंडित जी का भी एक प्रतिक्रिया निकल के सामने आया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों के हितों के लिए संकल्पबद्ध है। पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार बीमा सहित कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अब पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की पहल की जाएगी। बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता बढ़ाई जाएगी। बीमा के प्रीमियम का वहन मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह पत्रकार समागम में किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आदि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाएगा। अधिमान्य पत्रकारों के बेटे बेटियों की शिक्षा के लिए अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान देगी।
और भारत जोड़ो को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, 1 वर्ष पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा ने भारत के लिए जो किया ये वास्तव में अद्वितीय और परिवर्तनकारी रहा। इसने विभाजनकारी शक्तियों से जूझ रहे देश को एक नए शांतिपूर्ण भविष्य की आशा प्रदान की तथा प्रेम और एकता के धागे में पिरोया। लोग इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उमड़ पड़े हैं क्योंकि पहली बार कोई प्रिय नेता उनके साथ चल रहा था। बैतूल के रेलवे स्टेशन पर गुरुवार दोपहर में एक युवक आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन के शेड पर चढ़कर बिजली के तार पकड़ने लगा। लोगों ने उसे देखा तो तत्काल ही जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी की टीम ने बार बार बिजली के तार पकड़ने का प्रयास कर रहे युवक को समझाकर और बातों में उलझाया रखा। इसी बीच शेड पर चढ़े जीआरपी के जवानों ने मौका देखकर उसे दबोच लिया। हालांकि इस दौरान रेलवे के OHE विभाग द्वारा बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।